नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के संसद के विषय में, जिन पे प्रमुख प्रश्न आधारित होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों, कितनी बार? 2 बार आवश्यक है। कितनी बार? 2 बार। दो बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है। अनुच्छेद 85(1) अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कितने महीने 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। सत्रों के मध्य अंतराल होना चाहिए। तो कितने महीने का होना चाहिए? 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। जैसे कि हमने वर्णन किया ऊपर वाले प्रश्न में कि अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन में के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह की से अधिक का अंतर नहीं होगा। इसी प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितने महीने का? 6 महीने का। जैसा कि ऊपर 6 माह का मैंने वर्णन किया था। ये बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसी तरह दोस्तों और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। तो वही बात है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 बातें इसमें होती है जिससे बनती है। यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद का निर्माण होता है। ये प्रश्न कई बार पलट कर भी पूछे जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में निम्नलिखित कौन कौन शामिल है? जैसे विकल्प आ गया, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो इस तरह से दोस्तों से ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर ही सदन का निर्माण होता है, संसद बनती है, जो कि अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है। प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? तो भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। ये बात आप लोग समझ में आ गया कि राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो हमें ये इसमें देखना है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय सम्मिलित है। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? राष्ट्रपति है, लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित है। निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो अनन्य भाग नहीं है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, विकल्प आप लोगों के सामने दे दिया। 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक बताना है कि उसमें एक अनन्य भाग नहीं है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 बातें तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति जो है संसद में शामिल नहीं है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, न कि उपराष्ट्रपति से मिलकर। तो ये ध्यान रखिए कि भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79, भाग 5 के
79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा तीनों जो है संसद के अनन्य भाग हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति से संसद का अनन्य भाग नहीं है। ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की सदस्यता कब समाप्त समझी जाती है। यह प्रश्न दोस्तों से कई बार पूछा गया है और मेरे ख्याल से लगभग सभी बच्चों को ये बातें जानकारी होंगी। तो ध्यान दीजिए, ये 60 दिन में यानी संविधान सभा की सदस्यता कब समाप्त समझी जाती है, कब समाप्त समझी जाती है 60 दिन यानी 60 दिन। 60 दिन की अनुपस्थिति होती है दोस्तों, तब जो है संसद की सदस्यता समाप्त संविधान सदस्य के सदस्यता समाप्त समझी जाती है। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 101 में, किसमें, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 101(4) में के अनुसार संसद एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल। ध्यान रखिए, 190(4) के अनुसार विधानमंडल, 101(4) नहीं 101(4) के अनुसार संसद एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल की किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम संसद की सदस्यता से किसे अयोग्य घोषित किया गया था। तो राज्यसभा का सदस्य कौन थे, बरजिंदर सिंह हमदर्द। सर्वप्रथम नवंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सदस्य बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया ताकि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा था। तो सर्वप्रथम नवंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा था। यही कारण है कि संसद का सदस्य 60 दिन तक यदि सभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी अयोग्यता घोषित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वो क्या हो, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है कब, जब किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी
मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। तो सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और करें तथा अपने सगे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।